तो फिल्म की शुरुआत होती है 1956 से। हमें एक डरे सहमे प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो जल्दी से चर्च में आया था और उसके पास एक बच्चा भी था जिसके जिस्म पर एक बर्थ मार्क था। ये बर्थ मार्क कोई आम बर्थ मार्क नहीं था, बल्कि ये बर्थ मार्क एक शैतानी साइन था, जिसका मतलब था कि ये बच्चा बड़ा होके एक शैतान भी बन सकता है और किसी भी किस्म की तबाही भी ला सकता है। इसीलिए प्रीस्ट डरते हुए गॉड से माफी मांगते हुए इस बच्चे को जैसे ही मारने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। हालांकि प्रीस्ट पुलिस को कहते भी हैं कि मुझे मत रोको, तुम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन पुलिस इस डर से कि प्रीस्ट कहीं पर उस बच्चे को मार ही ना दे, प्रीस्ट को ही गोली मारकर खत्म कर देते हैं और इस बच्चे को आखिर बचा लिया जाता है। इसके बाद फिल्म में 30 साल का वक्त गुजर जाता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर मार्क को दिखाया जाता है। इस टाइम मार्क एक प्रीस्ट के हुलिये में था, लेकिन दरअसल वो एक अंडरकवर एजेंट था। उसे 7 लड़कियों के गायब होने की केस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो भी एक चर्च में जाकर। पुलिस वाले ये बात जानते थे कि उन औरतों को आखिरी मर्तबा इस चर्च के अंदर ही जाते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद से वो लापता थी। अब क्योंकि चर्च उनकी इबादत करने की जगह थी, वहाँ पर पुलिस को भेजकर वो कोई स्कैंडल नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मार्क को एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर अंदर भेजा था। अंदर जाने पर मार्क यहाँ के प्रीस्ट एंड्रे से मिलता है, जो मार्क को इस पूरे चर्च का विजिट करवाते हैं। प्रीस्ट आंद्रे मार्क को उसका रूम भी दिखाते हैं और उसे वार्न भी करते हैं कि आधी रात में गलती से भी अपने रूम से बाहर मत निकलना, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मार्क अंदर जाता है और उसे ये जगह काफी अजीब लगने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं थे और ये जगह बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। सारी सोचों को झटकते हुए मार्क अब फ्रेश होने का डिसाइड करता है और जैसे ही शर्ट उतारता है तो हमारे पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि मार्क असल में वही बच्चा है जिसे मूवी के स्टार्ट में पुलिस ने प्रीस्ट से बचा लिया था, जिसके जिस्म पर वो शैतानी मार्क। लेकिन मार्क अभी तक अपनी हकीकत नहीं जानता। इसके बाद मार्क अपने सीक्रेट सूटकेस में से कुछ फाइल्स, कैमरा और गन निकालता है। इन फाइल्स में उन्हीं 7 लड़कियों का सारा बायोडाटा था जो इस चर्च में आने के बाद से नहीं मिली थी। मार्क यहाँ पे बहुत बड़े मिशन पे था। सिर्फ उसे इन लड़कियों को भी नहीं ढूंढना था, उसे यहाँ पे इस सच्चाई का भी पता चलाना था कि ये लोग यहाँ करते क्या हैं। कुछ देर बाद मार्क को खाना खाने के लिए बुला लिया जाता है और मार्क देखता है कि इनको बहुत ही अजीब किस्म का खाना दिया गया था। ये खाना बदबूदार था, अजीब चिपचिपा लिक्विड था, इसमें लग तो रहा था कि ये किसी किस्म का मीट है, लेकिन ऐसा मीट उसने आज से पहले कभी नहीं खाया था। एक रबड़ की तरह का मीट था जिसे खाते हुए उसे उल्टी भी होना शुरू हो जाती है, लेकिन अपने आप को नॉर्मल और इन सब के जैसा दिखाने के लिए वो अपने एक्सप्रेशंस को काबू करते हुए ये खाना खा लेता है। इसके बाद मार्क अपने मिशन पर निकल जाता है, इस पूरे चर्च का विजिट करने लग जाता है और एक कॉरिडोर में से गुजरता है जहाँ दूसरी तरफ उसे एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की पागल लग रही थी, उसके पास एक प्रीस्ट भी था। कुछ देर बाद मार्क के साथ साथ सभी नए प्रीस्ट को यहाँ पर बुलाया जाता है और बताया जाता है कि ये लोग इस चर्च में ऐसे लोगों का एग्जॉर्सिज्म करते हैं जिनके पीछे डीमन पड़ चुके होते हैं। मार्क ने पहले जो पागल लड़की देखी थी, इन प्रीस्ट के अकॉर्डिंग वो डीमन के पोजेशन में थी, उसके ऊपर डीमन का कब्जा था और उसी का इलाज करने के लिए अब इन लोगों को एग्जॉर्सिज्म करना था। प्रीस्ट एंड्रे मार्क को एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो एक लड़की का एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे। लड़की को एक बेड से बांधा गया था और यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स भी जलाई गई थी। इन सबके वहाँ जाते ही ये लड़की अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, भयानक हो जाती है, उसका बेड हिलने लग जाता है और यहाँ चारों तरफ एक अजीब किस्म का सन्नाटा फैल जाता है। एक प्रीस्ट इन सारी चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा था। मार्क इनसे जब पूछता है कि आप इन चीजों को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें अपनी बड़ी चर्च को बताना होता है कि हम यहाँ पर क्या क्या करते हैं। फाइनली एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट हो जाता है। एक प्रीस्ट यहाँ पर कुछ इंचेंटिंग्स पढ़ने लग जाते हैं और एकदम से उनके हाथ में पकड़ा हुआ क्रॉसिफिक्स आग से जल जाता है, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन नहीं बदलते, अपने ऊपर काबू रखते हुए वो अपना एग्जॉर्सिज्म करते रहते हैं। वो लड़की और भी ज्यादा तड़पने लग जाती है और आखिर तड़प तड़प कर एकदम से वो नीचे गिर जाती है। पता चलता है कि एग्जॉर्सिज्म खत्म हो गया है और इसके ऊपर जो डीमन था वो भी अब इसके अंदर से निकल चुका था। इस टाइम जो कुछ भी मार्क ने देखा था वो इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। ऐसी कोई भी चीज उसे पहले पता ही नहीं थी। अब तो उसके साथ भी अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो गई थी इसी चर्च के अंदर। वो जब अपने रूम में जाकर अपने मिरर को टच करता है तो उसके टच करने से ही उसका मिरर क्रैक हो जाता है।
और मिरर के पीछे से उसे खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं और उसे इस चर्च से एक अजीब किस्म का कनेक्शन फील होने लगता है। खैर मारिक अपने दिमाग से इन सारे ख्यालों को निकालता है और अपने आप को याद दिलवाता है कि वो एक मिशन पे यहाँ आया था, लेकिन वो अपने मिशन पर काम ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस चर्च के सभी लोगों की रूटीन बहुत ही अजीबोगरीब। अगले दिन दोबारा मार्क के साथ साथ सभी लोगों को वही बदबूदार खाना पेश किया जाता है। मार्क तो किसी तरह करके उसे खा रहा था, लेकिन आज जो एक नया प्रीस्ट यहाँ पे आया था वो उसको खाने में नाकाम था। वो रोने लग गया था। इससे पहले कि वो खाना छोड़कर यहाँ से चला जाता, पीछे खड़ा हुआ प्रीस्ट उसके कान में पता नहीं क्या कहता है कि वो लड़का दोबारा चुप करके उस खाने को खा लेता है। खाने के बाद मार्क जब रूम में गया तो उसे आज सच में उल्टी हो गई। उसको दांत में भी शदीद दर्द हो रहा था। उसने जब मुंह में हाथ डालकर अपने दांत को चेक करने की कोशिश की तो उसका दांत उसके हाथ में आ गया और उसने जब दांत को बाहर निकाल कर देखा तो एकदम से उसके दांत से एक बग निकल कर उड़ गई। इस चीज ने तो मारक को बुरी तरह डरा दिया था और अब मारक को ये बात 100% कंफर्म हो गई थी कि यहाँ पर उनके खाने के साथ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खैर रात हो जाती है और मारक अपने मिशन पर चला जाता है। वो प्रीस्ट आंद्रे के रूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक हिडन कंपार्टमेंट मिल जाता है। इस हिडन कंपार्टमेंट में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे रिलीजियस कहा जा सके या जो इबादत में काम आ सके। यहाँ पर बहुत सारा अल्कोहल था, अजीब वीडियोस की डीवीडीज थी और उन एग्जॉर्सिज्म की वीडियो भी थी जो ये लोग बनाया करते थे। इन वीडियोस को देखने पर मारक को ये बात पता चल जाती है कि ये वीडियोस ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंसेस हैं, नकली मनगढ़ंत वीडियोस हैं जो लोगों को दिखाने के लिए और उनको बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ इन लोगों का ये पोल तो खुल जाता है कि ये लोग असल में कोई प्रीस्ट है ही नहीं। अब मारक उसी रूम में जाता है जहाँ पर वो एग्जॉर्सिज्म किया गया था। वो देखता है कि जिस क्रॉसिफिक्स में एकदम से आग लग गई थी वो क्रॉसिफिक्स असल में एक लाइटर था और उस दिन आग एक बटन चलाने पर लगी थी। जो बेड हिल रहा था उसके नीचे भी एक वाइब्रेटर लगाया गया था। यहाँ रूम में अजीबोगरीब आवाजों का आना एक टेप रिकॉर्डिंग थी। और रही बात लड़की की, तो वो लड़की ड्रामा नहीं कर रही थी, वो तो इन लोगों की विक्टिम थी जिसको इन लोगों ने अजीब किस्म की ड्रग्स दी हुई थी और उसी ड्रग्स की वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी और उसी ड्रग का इंजेक्शन मार्क को बेड के नीचे से मिल भी जाता है। खैर अब अगली सुबह हो जाते हैं। ये लोग अपने रूटीन के मुताबिक चर्च में इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर इन सबको प्रेयर्स करनी थी। आज प्रेयर करने की टर्न मार्क की थी। मार्क इंग्लिश में प्रेयर करता है तो ये सब उसे लैटिन में प्रेयर करने को कहते हैं और फिर उसे साइड पर भेजकर यहाँ पर प्रेयर्स की जगह कुछ और ही पढ़ा जाने लगता है। दोबारा खाने के लिए उन्हें वही बदबूदार गोश्त दिया जाता है जिसे आज तो खाने पर उसे पहली बार में ही उल्टी हो गई थी। आज वो पूरी तरह समझ गया था कि ये चर्च कोई आम चर्च नहीं है, ये झांसा है और उसे लगता है कि यहाँ पर उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए वो यहाँ पर उन सारी फाइल्स को जला देता है जिससे ये पता चल सके कि वो यहाँ किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने आया था। अपनी गन और कैमरा लेते हुए वो यहाँ से भागने की तैयारी करता है। इससे पहले कि वो निकल जाता वो देखता है कि कुछ प्रीस्ट यहाँ पर एक कब्र बना रहे थे। ये उसी लड़की की कब्र थी जिसका इन्होंने पिछले दिन एक फेक एग्जॉर्सिज्म किया था। ये सीन मारक को बाहर जाने से रोक देते हैं और अब वो फैसला कर लेता है कि वो इन सारी चीजों के पीछे का सच जान कर ही रहेगा। वो अब उसी एरिया में जाता है जहाँ पर उन पागल लोगों को रखा गया था। यहाँ पर एक प्रीस्ट उसे ये खबर देता है कि यहाँ सभी लोगों को मालूम है कि मारक यहाँ पर किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। ये प्रीस्ट उसे बताता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ से भागने की अब कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ से भागना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी ही तरह इन लोगों की बातों के झांसों में आ गया था। लेकिन फिर मैंने यहाँ से बहुत भागने की कोशिश की लेकिन आज तक भाग नहीं पाया। अब जब मार्क देखता है कि ये आदमी उसके साथ हमदर्द है और उसके बारे में इतना कुछ जानता है तो मार्क खुद भी उसे अपनी सारी सच्चाई बताने लग जाता है। वो बताता है कि मैं पोलिश पुलिस का एजेंट हूँ, यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ से 7 लड़कियां गायब हुई थी और उनमें से एक लड़की वो भी थी जिसका एग्जॉर्सिज्म आप लोगों ने मेरे सामने किया और उसे मार दिया। यहाँ पर प्रीस्ट मारक को ये सच्चाई भी बता देता है कि ये सारे एग्जॉर्सिज्म फेक होते हैं और पैसों के लिए किए जाते हैं। ये एग्जॉर्सिज्म एक टीवी शो के लिए होते हैं जहाँ से इस जगह को बहुत सारी फंडिंग मिलती है। ये बात सुनकर मारक को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। मारक यहाँ उससे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो इस केस को सॉल्व करने में तो मैं तुम्हें भी यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। ये आदमी यहाँ कुछ नहीं कहता और मारक अब दोबारा से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। रात होते ही वो यहाँ की बेसमेंट में जाता है। ये जगह उसके डरने के लिए काफ़ी थी क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे इंसानों के ढांचे रखे हुए थे। इंसानों के दांत भी पड़े थे यहाँ पर जिनको ज़रूर इसी चर्च वालों ने मारा होगा। और यहाँ पर एक आई बॉल भी पड़ा था जो अभी तक जिंदा था और हिल रहा था। ये देखकर डरकर मार्क उसे साइड पे गिरा देता है और वो फटकर उसका खून इधर उधर गिर जाता है। इतना क्रीपी और अजीब सा सीन देखकर मारक को भी उल्टी आने लग जाती है और हम उसकी उल्टी में बहुत सारी बग्स और फ्लाइज को देखते हैं। अब मारक यहाँ से बाहर जाता है उसी ग्रेवयार्ड में जहाँ पर उन्होंने उस लड़की को दफन किया था। वो इस ग्रेव को खोलता है लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता।
वो हैरान था कि उसकी आंखों के सामने ही इन लोगों ने उस लड़की को ज़मीन के नीचे दफनाया था और अब वो कहाँ चली गई थी। इससे पहले कि वो कुछ भी और करता, पीछे से एक आदमी आकर उसके मुंह को कवर करते हुए उसे बेहोश कर देता है। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि उसे एक बेड से बांधा गया था और उसके सामने वो आदमी था जो उसे बेहोश करके लाया था। इस टाइम पर उसके सामने प्रीस्ट आंद्रे आ जाते हैं जो उसके लिए खाना लेकर आए थे। खाना एक ही तरह का था लेकिन 4 अलग अलग बोल्स के अंदर था। वो जबरदस्ती मार्क से ये खाने को कहते हैं लेकिन मार्क ये खाने से इनकार कर देता है और पूछता है कि आखिर ये सब है क्या। ये लोग उसे इस खाने के बारे में तो कुछ नहीं बताते लेकिन उसके साथ इसे खिलाने में जबरदस्ती करते हैं। लेकिन मार्क इस खाने को ना खाते हुए उल्टा झटक देता है तो यहाँ पर फादर आंद्रे गुस्से में उसे एक और मरतबा बेहोश कर देते हैं। इस मरतबा उसे होश आया तो वो दोबारा बेड से बंधा हुआ था। उसने देखा कि सामने वाला आदमी जो उस पर नजर रखे हुए था वो भी सो रहा था, तो मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपने आप को छुड़वा लिया, अपने पाँव में छुपाई हुई गन निकाली और यहाँ पर उस आदमी से लड़ने लग गया जो उसके ऊपर नजर रख रहा था। इनकी फाइट काफी अच्छी चली और आखिर डेविड जीत गया और उसे शूट करके मारने में कामयाब हो गया। जिसके बाद वो गया यहाँ की किचन के अंदर ये जानने के लिए कि वो खाना क्या है जो आखिर इसे खिलाया जा रहा था, और किचन का हाल देखकर वो शॉक रह गया क्योंकि जैसा वो सोच रहा था हकीकत उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उसे असल में उन्हें लड़कियों का गोश्त खिलाया जा रहा था जिन लड़कियों को यहाँ एग्जॉर्सिज्म के नाम पर मार दिया गया। इतने में पीछे से अब दोबारा वही प्रीस्ट यहाँ आ जाता है जो पहले भी मार्क के साथ काफी अच्छा था। वो उसे हकीकत बताता है कि तुम यहाँ पर उन 7 औरतों का गोश्त खा रहे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बुरे काम किए हैं। तुम्हारे साथ हमें भी यही गोश्त खिलाया जा रहा है। ये बातें सुनकर मार्क डर जाता है और अब इसी आदमी को गन पॉइंट पर लेते हुए वो कहता है कि मुझे इस चर्च की लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाओ। इस आदमी को मार्क की बात माननी पड़ी और अब वो मार्क को एक बुक दिखाता है जिसमें इस चर्च के बारे में लिखा हुआ था और यहाँ से मार्क को एक सबसे बड़ी हकीकत पता चलती है कि ये चर्च एक चर्च थी ही नहीं, ये लोग तो किसी कल्ट का हिस्सा थे और इस बुक को फॉलो करते थे जो बुक डीमंस पर लिखी गई थी। इसके अंदर लिखा गया था कि हर 800 साल बाद एक डिमोनिक बच्चा पैदा होता है जिसके जिस्म पर एक खास किस्म का निशान होता है जैसा निशान मार्क की भी बॉडी पर था। अगर उस बच्चे को 7 ऐसी औरतों का गोश्त खिला दिया जाए जिन्होंने बहुत ज्यादा बुरे काम किए हों और फिर एक मासूम लड़की का खून पिला दिया जाए तो वो बच्चा आखिर एक डीमन बन जाता है, एक शैतान बन जाता है और यहाँ से उसकी शैतानी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो जाता है। ये सब पढ़ने के बाद मार्क और ये आदमी डिसाइड करते हैं कि वो फौरन यहाँ से भाग जाएंगे। तब ये आदमी मार्क से कहता है कि मुझे यहाँ की एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल के बारे में पता है जहाँ से मैंने भी भागने की कोशिश की थी लेकिन मैं तो पकड़ा गया था, पर तुम हिम्मत वाले हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मैं उस टनल के जरिए यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। मार्क को अब इसकी बातों पे यकीन तो नहीं आ रहा था क्योंकि आखिर था तो वो भी इसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा। तो फिर ये आदमी अपनी कमर मार्क को दिखाता है जहाँ पर कोड़ों से मारे जाने के निशान थे। वो बताता है कि मैंने जब भागने की कोशिश की थी उसकी सजा के तौर पर ये कोड़े मुझे मारे गए थे। ये सब देखने के बाद मार्क को उसकी सच्चाई पर यकीन आने लगा और मार्क ने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। मार्क उसका पीछा करते करते अब उस सीक्रेट टनल में भी पहुंच जाता है। ये टनल काफी लंबी थी जहाँ ये लोग लैंप लेकर चल रहे थे और टनल के एंड पर ये लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यहाँ से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता नहीं था बल्कि एक नया ही डिमोनिक सा सेटअप लगाया गया था यहाँ पर। और यह आदमी असल में मार्क को ट्रैप करने के लिए ही था। उसका मिशन था हमदर्दी दिखाते हुए मार्क को यहाँ पर लेकर आना। इससे पहले कि मार्क कुछ सोच पाता या यहाँ से जा पाता उसे बेहोश कर दिया जाता है। यहाँ पर हम सभी लोगों को रेड कलर के गाउन्स में देखते हैं। मार्क को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक दरख्त से लटका दिया गया था और उसके हाथों को खींचकर बांधा गया था। उसके मुंह पर भी अब कपड़ा बांध दिया गया था। प्रीस्ट आंद्रे और सभी लोग अब मार्क को वो सच्चाई बताते हैं जो उसने सोची भी नहीं थी। मार्क का एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आना तक प्लान था। ये सब जो कुछ हुआ, जो कुछ मार्क ने देखा वो वही देखा जो इन लोगों ने चाहा। वो बताते हैं कि हमने सदियों इंतजार किया उस बच्चे का जिसके जिस्म पर ये निशान हो और जो चांद ग्रहण के वक्त पैदा हुआ हो, क्योंकि ऐसा बच्चा एक इंसान नहीं बल्कि पैदाइशी शैतान होता है। आंद्रे बताता है कि इस टाइम उसे जिस पत्थर पर रखा गया है उसके नीचे एक कुआं है और वो कुआं असल में जहन्नुम का दरवाजा है जिसे ये लोग सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। वो बताता है कि हम प्रीस्ट नहीं हैं और ना ही खुदा को मानते हैं, हमारा आका शैतान है और हम उसके गुलाम, और मार्क को खास चुना गया है उनके लिए। अब ये लोग अपना रिचुअल शुरू करते हैं। मार्क के सामने एक बेचारी मासूम सी लड़की को लाया जाता है और उसका गला काटकर उसके खून के प्याले भर लिए जाते हैं, जिन प्यालों में से एक एक करके ये सभी लोग एक एक घूंट लेते हैं, जिसके बाद जबरदस्ती मार्क के मुंह में ये खून डाल दिया जाता है और तब तक उसका मुंह ये लोग ऊपर करके रखते हैं जब तक मार्क इसको निगल ना ले। अब मार्क का डीमन बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। 7 बुरी लड़कियों का गोश्त तो उसे पहले ही खिला दिया गया था।
अब इनोसेंट लड़की का खून पीते ही उसे भयानक मॉन्स्टर में बदल जाना चाहिए था। ये सभी लोग इसी इंतजार में थे कि कब वो एक डीमन में बदलेगा। ये लोग कुछ मंत्र भी पढ़ रहे थे जिससे शैतानी पावर्स जल्दी से मार्क के अंदर आ जाएं। आखिर इनके मंत्र भी खत्म हो जाते हैं और जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। मार्क वैसे का वैसा ही था और मार्क इन्हें देखकर पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, कैसी पुरानी घसी पीटी बातों पे यकीन करते हो यार, ऐसे भी भला कोई शैतान बना है। ये सब लोग भी पैनिक होने लगे थे। सदियों का इंतजार, इतने लोगों की बलि और मेहनत, इनका तो सब जाया जा रहा था। अभी एक और बड़ा मसला भी था। मारक एक बहुत ही बड़ा एजेंट था। उसने कई हफ्तों से रिपोर्ट नहीं की थी और अब इन्हें खबर मिली थी कि पुलिस मारक के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करने लगी है। किसी भी वक्त पुलिस यहाँ आ जाएगी और जब सबूत देखने लगेगी तो इनकी चर्च का ये सारा सच खुल जाएगा और मारक का पता नहीं क्या बनेगा। इसीलिए वो ये रिचुअल वाली बुक को पढ़ते हुए डिसाइड करते हैं कि ये सब मारक को ही मार देंगे और फिर उसे हेल के दरवाजे में फेंक देंगे जो अभी तक सदियों से बंद है। एक बंदा जो मारक को ट्रैप करके लाया था, इस रिचुअल के फेल होने पर उसे आंद्रे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे अब मारक की बातें ठीक लगने लगी थी कि ऐसे कोई शैतान नहीं बनता और इन्होंने इस आंद्रे पर एतबार करके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली थी। इसी गुस्से में वो एक पिल्लो उसके मुंह पर रखते हुए उसे मार देता है और सबसे झूठ कह देता है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से आंद्रे की यानी इनके लीडर की मौत हो गई है। दूसरी तरफ कल के लोग उन लोगों की लाशें जला रहे थे जिनका मर्डर इन्होंने शैतान को सेक्रीफाइस देने के नाम पर किया था। सीन कट होकर दोबारा हम आंद्रे को देखते हैं जिसकी आंखें भी किसी ने बंद नहीं की थी। सभी उसके मौत का तमाशा देख रहे थे और अचानक से उसकी आंखों के सामने यहाँ पर एक क्रूसीफिक्स उल्टा हो जाता है जिसके बाद एक मक्खी उसके जिस्म पर बैठकर उस कुएं की तरफ जाती है जिसको ये हेल का दरवाजा कह रहे थे जहाँ इन्होंने मारक को फेंक दिया था। वो मक्खी मारक की बॉडी में चली जाती है। उसकी मरी हुई बॉडी को झटका लगता है और यहाँ एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। अब उसकी बॉडी अजीब तरह से मुड़ने भी लगी थी। उसकी बॉडी के कई हिस्से बदलने लगे थे। उसके मुंह पर बड़ी बड़ी वेन्स आ गई थी और पूरा मुंह नीला पड़ चुका था और ये सब तो अब कोई नोट ही नहीं कर रहा था। सीन कट होकर हमें आंद्रे के फ्यूनरल को दिखाया जाता है जिसे जो बंदा कर रहा था एकदम से उसकी बॉडी हवा में लटक जाती है। उसका सर फटकर उसमें से मक्खियां निकलती हैं और देखते ही देखते पूरी बॉडी उसकी मक्खियां बनकर उड़ जाती हैं और वो मर जाता है। और तब यहाँ पर एंट्री करता है असल डीमन यानी मारक जो पूरा अब डीमन बन गया था। इनका रिचुअल गलत नहीं था, बस ये इंतजार ना कर पाए। मारक को देखकर जितने भी लोग डर कर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं वो सबको उल्टा लटका देता है उल्टे क्रूसीफिक्स की तरह। जिसके बाद हमें बाहर का माहौल दिखाया जाता है जहाँ अब काले बादल छा चुके थे और साफ जाहिर था कि अब दुनिया को इस शैतान की तबाही से रोका नहीं जा सकता। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।